दोस्तों वेलकम, मैं हूं अनुराजा। संजय दत्त की लाइफ और करियर किसी भी बॉलीवुड एक्टर से अलग रहा है। जहां एक टाइम पर उन्हें ड्रग एडिक्ट देखा जाता था तो कभी उन पे देशद्रोही होने का आरोप लगा। संजय की जिंदगी किसी फिल्म की तरह ही रही है, जहां रोमांस, एक्शन, इमोशन सब कुछ देखने को मिला है। इस वीडियो में संजय दत्त की 50 ऐसी बातें आपको जानने को मिलेगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, नरगिस और सुनील दत्त जब पेरेंट बनने वाले थे तो उन्होंने एक मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट दिया था जिसमें लोगों को लड़का और लड़की के नाम सजेस्ट करने थे। तो ऐसे कई नामों को देखने के बाद नरगिस को संजय नाम बहुत पसंद आया था। तो यही से नरगिस और सुनील दत्त ने मन बना लिया था कि अगर उनको लड़का होगा तो उसका नाम वो संजय ही रखेंगे। नंबर 2, संजय दत्त ने जब जेल जाने के लिए 2013 में सरेंडर किया तो हर कैदी की तरह उन्हें भी जेल में काम दिया गया था। संजय का काम जेल में पेपर बैग्स बनाना था, जिसके लिए उनको 50 रुपए एक दिन के मिलते थे। नंबर 3, 2016 में जब संजय को जेल से रिलीज किया गया तब तक उनकी टोटल कमाई 30,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी थी, जिसमें से सारा इनकम वो जेल के कैंटीन में खर्च कर चुके थे। जेल से निकलने के बाद उनका बैलेंस 450 रुपए था। ये पैसे उन्होंने उनकी पत्नी मान्यता दत्त को दिए थे। नंबर 4, संजय ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। फिल्म वास्तव के लिए उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। उसके बाद सीधे मुन्ना भाई के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नंबर 5, फिल्म रॉकी के दौरान भी संजय नशे करते थे। उनकी ये आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जब वो फ्लाइट से कश्मीर जा रहे थे तब वो अपने सॉक्स में ड्रग छुपा कर लेके गए थे। संजय ने कई इंटरव्यूज में खुद कन्फेस किया है कि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान नशे में हुआ करते थे। नंबर 6, संजय ने अपनी लाइफ की पहली सिगरेट 9 साल की उम्र में पी थी। संजय अपने फादर और उनके दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते थे। वो जब भी घर पर बैठते थे तो साथ में सिगरेट पीते थे। तो एक दिन संजू ने उनको देखते हुए एस्ट्रे में पड़ी हुई सिगरेट को दोबारा जलाया और पीना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने कई बार सिगरेट ट्राई की थी। फिर जब सुनील दत्त को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए। उनका मानना था कि संजय को घर में बहुत पैम्पर किया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। नंबर 7, संजय के बिगड़ते रवैये को देखते हुए उन्होंने उनको बोर्डिंग स्कूल डालने का मन बना लिया। ये एडवाइस सुनील दत्त को इंदिरा गांधी जी ने दी थी, क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे। जब उन्होंने इंदिरा गांधी को संजू के बारे में बताया तो उन्होंने उनको बोर्डिंग स्कूल भेजने का सुझाव दिया। उसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वहाँ पे उन्होंने 9 साल बोर्डिंग स्कूल में बिताए। नंबर 8, स्कूल खत्म होने के बाद संजू की जब कॉलेज जाने की बात आई तो संजू का ग्रेजुएशन करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। पर सुनील दत्त का ये कहना था कि लाइफ में तुम जो चाहे वो करो, पर तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। फिर संजू का एडमिशन मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में करवाया। पर वो कॉलेज के पहले साल में 1 या 2 बार ही कॉलेज में गए होंगे, और यही वो टाइम भी था जब उनको हेवी ड्रग्स करने की आदत लग गई। नंबर 9, संजू ने कॉलेज के दिनों में ही मन बना लिया था कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक बहुत इजी काम है। पर जब ये बात उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए। तो कहने लगे कि अगर एक्टर बनना इतना आसान होता तो हर कोई दूसरा इंसान फिल्मों में एक्टर बना हुआ होता। अगर तुम्हें सचमुच एक्टर बनना है तो तुम्हें अगले 2 सालों तक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। संजू ने इस बात पर ज्यादा आर्गू नहीं किया और झट से हाँ कर दी। नंबर 10, संजू की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के दौरान नरगिस का कैंसर बहुत ही हायर स्टेज पर था। फिर भी उनकी दिली ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके वो संजय दत्त को सिल्वर स्क्रीन पर देखे। पर 3 मई यानी कि रॉकी की रिलीज के 5 दिन पहले ही नरगिस का देहांत हो गया। फिर 8 मई को जब रॉकी का प्रीमियर हुआ तो उस दिन संजय दत्त ने अपनी मां के लिए एक कुर्सी खाली रखी। नंबर 11, टीना मुनीम और संजय दत्त रॉकी के सेट पर मिले थे। बस यही से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ये अफेयर करीब 2 सालों तक चला। पर संजू की ड्रग्स प्रॉब्लम और पॉजिटिव के चलते टीना मुनीम ने संजू से ब्रेकअप कर लिया। टीना का कहना था कि संजू ने हमेशा उनसे अपनी ड्रग प्रॉब्लम छुपाई, इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। नंबर 12, रॉकी की शूटिंग के दौरान टीना मुनीम को एक आदमी छेड़ने लगा तो संजय ने उस आदमी को पब्लिक में ही मारना शुरू कर दिया था। संजय ने इसके बारे में कई इंटरव्यूज में बातें की है। उन्होंने कहा कि मैं यंग था और टीना के लिए मैं उस वक्त बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी था। जब मैंने देखा कि टीना के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। नंबर 13, अलग होने के बाद भी संजय टीना के लिए बहुत पॉजिटिव रहे। जब टीना ऋषि कपूर के साथ फिल्म शूट कर रही थी तो उस दौरान ये खबरें आने लगी कि दोनों का अफेयर चल रहा है। तो संजय अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर से लड़ने चले गए। तो जब संजू उनके घर पर पहुंचे तो नीतू सिंह ने ये सारी सिचुएशन को संभाला था और संजू को एश्योरिटी दी कि ये सब रूमर्स है, ऋषि और टीना में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। नंबर 14, टीना से ब्रेकअप करने के बाद संजू ने किमी काटकर को डेट करना शुरू किया, जो उस वक्त अपने बोल्ड कैरेक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। पर दोनों का अफेयर कुछ महीनों में ही खत्म हो गया और कहा जाता है कि ये ब्रेकअप भी संजू के ड्रग एडिक्शन की वजह से ही हुआ था। नंबर 15, संजय की ड्रग प्रॉब्लम
दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि जब वो सोकर उठे तो उनकी हालत देखकर नौकर भी रोने लगे। और जब संजय ने उनको पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तो उन्होंने बताया कि तुम 2 दिनों के बाद उठे हो। तब संजू ने रियलाइज किया कि अगर इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं किया जाए तो मैं मर जाऊंगा। तब संजू ने हिम्मत करके सुनील दत्त को कहा कि मैं ड्रग की लत को छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे रिहैब भेज दो। तो उसके बाद संजू को यूएस के रिहैब में भेजा गया, जहाँ वो 1 साल तक रहे। नंबर 16 कि वो कभी भी इंडिया वापस नहीं आएंगे और यूएस में ही कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, क्योंकि रिहैब में उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी, जिन्होंने संजू को अपने फार्मिंग बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर की थी। पर जब संजू ने सुनील दत्त से इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार उनको फिर से फिल्मों में ट्राई जरूर करना चाहिए। संजू का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं टाली। तब वो दोबारा इंडिया आकर फिल्मों में काम करने लगे। नंबर 17 संजय रिहाब से वापस आने के बाद वो अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उनका कहना था कि यूएस में रहते हुए उन्होंने आर्नोल्ड की कई सारी फिल्में देखी थी। उन फिल्मों से ही संजू बॉडी बिल्डिंग के लिए इंस्पायर हुए थे। नंबर 18 बॉलीवुड कमबैक के बाद उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। संजय दत्त को एक हिट फिल्म की जरूरत थी और वो फिल्म मिली उन्हें एक नए डायरेक्टर के साथ, जिन्हें आज दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। महेश भट्ट ने संजय दत्त को नाम फिल्म में कास्ट किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो कामयाब रही ही, पर साथ ही साथ क्रिटिक्स भी पहली बार संजय दत्त की तारीफ करते हुए नजर आए। नाम फिल्म के बाद संजय दत्त को कई सारी फिल्में ऑफर होने लगी। संजू का मानना है कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया है और इस बात के लिए वो हमेशा उनके थैंकफुल रहेंगे। नंबर 19 ईयर 1983 संजय दत्त के लिए बहुत अच्छा जा रहा था। उनकी ड्रग प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फिल्म नाम से वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश हो गए थे। पर सबसे क्रूशियल मोमेंट वो रहा जब उस साल उनकी मुलाकात ऋचा शर्मा से हुई। उस वक्त ऋचा बॉलीवुड में नई नई आई थी और संजय उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। बस 1 साल के अंदर ही दोनों ने शादी करने का मन बना लिया और 1987 में संजय और ऋचा ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। नंबर 20 1988 में उनकी बेटी त्रिशला का जन्म हुआ, पर 4 महीने बाद ही ऋचा को सीवियर हेडेक आना शुरू हो गए और पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। संजय ने उन्हें अमेरिका में सेम अस्पताल में एडमिट करवाया जहां नरगिस का इलाज हुआ था। संजय के लिए वो वक्त बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि एक तरफ उनका करियर टॉप पर चल रहा था, दूसरी तरफ बार बार उन्हें न्यूयॉर्क ऋचा को देखने को जाना पड़ता था। नंबर 21 संजय का माधुरी दीक्षित के साथ भी अफेयर रहा है और ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी बेहद सक्सेसफुल भी रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब उनकी पत्नी ऋचा शर्मा न्यूयॉर्क में कैंसर से रिकवर हो रही थी। ऋचा ने कई इंटरव्यूज में ओपनली कहा है कि माधुरी दीक्षित के कारण ही उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई है। सोर्सेज की माने तो माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त के जेल जाने की वजह से उनसे ब्रेकअप कर लिया था और ना ही कभी वो संजय दत्त से मिलने को जेल में गई थी। इस वजह से संजय ने और माधुरी ने दोबारा कभी भी एक दूसरे के साथ फिल्में नहीं की। नंबर 22 फिर जब ऋचा और संजय दत्त की डाइवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो अब संजय को अपनी बेटी त्रिशला की कस्टडी चाहिए थी और ऋचा की फैमिली इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि संजय दत्त पर केस चल रहा था और उनकी पास्ट कंट्रोवर्सीज की वजह से ऋचा की फैमिली को नहीं लगा था कि त्रिशला को संजय के साथ रहना चाहिए। ये केस उनका 5 सालों तक चला, जिसके बीच ऋचा शर्मा का कैंसर वापस आ गया और 1996 में उनकी डेथ हो गई। फिर जब त्रिशला 10 साल की हुई तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि संजय दत्त त्रिशला के बायोलॉजिकल फादर है, फादर को ही उसकी कस्टडी मिलनी चाहिए। पर तब तक संजय दत्त और उनकी फैमिली का मन बदल चुका था। उन्हें लगा कि त्रिशला ने 10 साल यूएस में बिताए हैं और वही के कल्चर से वो कस्टम है। इस वजह से उन्हें लगा कि त्रिशला का यूएस में रहना ही सही होगा और वो जब चाहे उनसे मिलने इंडिया आ सकती है। बस ऐसे ही त्रिशला ने अपनी लाइफ यूएस में बिताई और आज भी संजय उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, रेगुलरली मिलते हैं। नंबर 23 फिल्म साजन के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था, पर आमिर खान किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसी कारण ये रोल संजय दत्त को दिया गया और जब ये फिल्म बनी तो संजय दत्त को पहली बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 24 1992 की फिल्म येलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर संजय दत्त इस फिल्म को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिरोज खान, जो इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे, उन्होंने दुबई में संजय दत्त को डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलवाया और यही से संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन शुरू हुआ था। नंबर 25 फिल्म सनम के प्रोड्यूसर्स समीर हिंगोरा और हनीफ कड़वाला, जिनके साथ संजय दत्त काम कर रहे थे, ये वो लोग थे जिन्होंने संजय के रिक्वेस्ट पर उन्हें गन्स लाकर दी थी। संजय को 3 गन्स दी गई थी और कुछ हैंड ग्रेनेड्स दिए गए थे, और पर संजय ने एक गन अपने पास रखी और बाकी सारा सामान वापस कर दिया। संजय ने ये कहा है कि उन्हें ये गन अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए थी। नंबर 26
फिर जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ तो समीर और हनीफ को अरेस्ट किया गया, तो पता चला कि दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के लिए काम कर रहे थे और बॉम्बे ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए हथियार भी इन्हीं लोगों के थ्रू सप्लाई किए गए थे। तो इसी कनेक्शन में संजय दत्त को भी अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 27, संजय दत्त को जब कोर्ट में पेश कर दिया गया तो उन्होंने अपने डिफेंस में ये कहा कि उन्होंने ये गन्स अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के दंगों के बाद सुनील दत्त को डेथ थ्रेट आना शुरू हो गए थे। तो जज ने संजय दत्त की कहानी पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि संजय दत्त के पास ऑलरेडी 3 लाइसेंस गन घर पर थी, इसलिए कोर्ट ये बात मानने को तैयार नहीं था कि संजय दत्त को चौथी गन की जरूरत क्यों पड़ गई और संजय दत्त को एक इलीगल जरिए से गन मंगवानी पड़ी। उसके बाद संजय दत्त पर केस चला और उन्हें 1993 में जेल की सजा हो गई। नंबर 28, जब 1993 में खलनायक फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त संजय दत्त जेल में थे और फिल्म को प्रमोट करने के लिए सुभाष घई ने संजय दत्त के जेल में होने का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने खलनायक की टैगलाइन यस आई एम द विलन, इस लाइन को प्रमोट किया और फिल्म का बस कुछ इस तरह से बनाया जैसे संजय दत्त रियल लाइफ में ही विलन हो। इन सब कारणों की वजह से बॉक्स ऑफिस पर खलनायक फिल्म बहुत ही ज्यादा सफल रही और 1993 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। नंबर 29, संजय दत्त कभी भी पाठ पूजा पर ध्यान नहीं देते थे, पर जेल जाने के बाद संजय दत्त स्पिरिचुअल हो गए और वहीं से उन्होंने रामायण, हनुमान चालीसा और गीता पढ़ना शुरू किया। संजू का कहना है कि जेल की वजह से उनको लाइफ की असली वैल्यू पता चली। नंबर 30, जेल में सजा काटते हुए रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा दिन आया, संजय दत्त अपनी बहनों से पहली बार दूर थे, इसलिए उनकी बहन जेल में राखी बांधने को आई। राखी बंधवाने के बाद संजू ने बहन टीना दत्त को लंच के लिए जेल के कूपन दिए। उन कूपन्स को खरीदने के लिए संजय दत्त ने 2 टाइम का खाना मिस किया था। इस बात को जानकर उनकी बहन के आंखों में आंसू आ गए थे। टीना ने आज भी संजय दत्त के उन कूपन्स को संभाल कर रखे हुए हैं। नंबर 31, माधुरी की बात संजय दत्त की लाइफ में रिया पिल्लई की एंट्री हुई। रिया एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल हुआ करती थी और संजय दत्त जब जेल में थे तो हमेशा रिया उनसे मिलने आया करती थी। वहीं से दोनों की क्लोजनेस शुरू हुई और 1998 में संजय ने रिया से शादी कर ली। नंबर 32, संजय ने रिया को वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज किया था और उसी दिन किसी को बिना बताए मंदिर में शादी भी कर ली। इवन सुनील दत्त को भी संजय दत्त ने शादी के बारे में नहीं बताया था। सुनील दत्त को खुद ये बात न्यूज़पेपर से पता चली, पर सुनील दत्त संजय दत्त के लिए हमेशा की तरह बहुत खुश थे। नंबर 33, शादी के कुछ सालों बाद ही संजय और रिया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें आना शुरू हो गई। फिर 2005 में संजय और रिया का ऑफिशियली डाइवोर्स हो गया। नंबर 34, फिल्म वास्तव का फेमस क्लाइमैक्स सीन जिसमें रघु अपनी मां के हाथों मौत मांग रहा होता है, उस सीन को संजय दत्त ने एक ही टेक में खत्म किया था। इसकी वजह ये थी कि संजय का कहना था कि ये सीन बहुत ही मुश्किल है और इस सीन में अगर मैं बार बार कट्स लूंगा तो इस पूरी सीन की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए संजय दत्त ने डायरेक्टर महेश मांजरेकर से कहा था कि ये सीन उन्हें एक ही टेक में लेना चाहिए। मांजरेकर ने उनकी बात मान ली और इस सीन को 7 कैमरा से शूट किया गया था। नंबर 35, वास्तव फिल्म की प्रमोशन के दौरान संजय दत्त ने रिवील किया था कि मैं अमेरिकन एक्टर अल पचिनो की स्कारफेस फिल्म से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर था और चाहते थे कि कुछ ऐसा ही कैरेक्टर वो प्ले करे और वास्तव के जरिए उन्होंने वो कैरेक्टर ऑडियंस के सामने भी लाया। वास्तव फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा कामयाब रही और संजय दत्त की इस एक्टिंग की बहुत लोगों ने तारीफ की और साथ ही साथ उनको वास्तव फिल्म से पहला फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। नंबर 36, ईयर 2000 में वो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई जहां संजय अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से बात कर रहे थे। इससे साफ था कि संजय दत्त के जेल के बाद भी उनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे और उन्होंने कई बार इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात भी की है और उन्होंने कहा कि उन दिनों अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड को बहुत डोमिनेट करते थे, तो उसी डर से बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट हुआ करते थे। नंबर 37, फिल्म मुन्ना भाई MBBS की पहली चॉइस शाहरुख खान थे और संजय दत्त को जिमी शेरगिल का रोल ऑफर किया गया था, पर शाहरुख को नहीं लगा था कि वो मुन्ना भाई के कैरेक्टर में फिट बैठेंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर इस लीड रोल में संजय दत्त को देखा गया और यही से संजय दत्त के करियर को एक इमेज मेकओवर मिला, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS बॉक्स ऑफिस पर बेहद ज्यादा सक्सेसफुल रही और संजय दत्त आज भी मुन्ना भाई के कैरेक्टर से ही हर जगह जाने जाते हैं। नंबर 38, मुन्ना भाई MBBS वो फिल्म बनी जिसमें संजय और सुनील दत्त पहली बार किसी सीन में एक साथ नजर आए। इससे पहले रॉकी और क्षत्रिया में दोनों ने साथ में एक ही फिल्म में काम जरूर किया है, पर कोई भी सीन में वो एक साथ में नहीं थे। नंबर 39, मुन्ना भाई फिल्म में जब मुन्ना के पिता मुन्ना से कहते हैं कि तुमने तो अपनी माँ को बहुत बार जादू की चप्पी दी है, आज अपने बाप को भी गले लगा लो, तो ये सीन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि रियल लाइफ में भी संजय दत्त
अपनी माँ से ही ज्यादा क्लोज थे और सुनील दत्त से नहीं। इसलिए जब ये सीन शूट किया गया तो कट करने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और दोनों सच में बहुत ही इमोशनल हो गए। नंबर 40, फिल्म ब्लॉकबस्टर में रॉय का कैरेक्टर जो अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे हैं वो पहले संजय दत्त को ऑफर किया गया था और सेकंड लीड अभिषेक बच्चन को, पर डेट्स ना होने के कारण संजय ने ये फिल्म साइन नहीं की। इसी वजह से अभिषेक बच्चन को ब्लॉकबस्टर में लीड रोल मिल गया और रितेश देशमुख को सेकंड लीड में देखा गया। नंबर 41, जब रिया और संजय दत्त का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था उसी दौरान उनकी लाइफ में मान्यता दत्त की एंट्री हुई। मान्यता उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और संजय दत्त ने उन्हें गंगाजल मूवी में एक आइटम सॉन्ग के लिए रेकमेंड किया था। संजय और मान्यता कुछ सालों तक साथ में रहे और 2008 में उन्होंने शादी कर ली। नंबर 42, मान्यता ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में एक सी ग्रेड फिल्म की थी जिसका नाम लवर्स लाइक अस था। उस फिल्म में मान्यता ने कई बोल्ड सीन दिए थे और इस फिल्म की डायरेक्शन भी बहुत बिलो एवरेज थी। तो जब संजू को ये बात पता चली तो उन्होंने उस फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए और मार्केट से सारी सीडीज और डीवीडीज हटवा दी क्योंकि संजय नहीं चाहते थे कि कभी भी ये फिल्म पब्लिक के सामने आए। नंबर 43, 2009 में संजय दत्त ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एज ए कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उनका कोर्ट केस अभी भी पेंडिंग था और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक संजय इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे। नंबर 44, 2012 की फिल्म अग्निपथ के लिए कांचा के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, पर क्या आप जानते हैं कि ये रोल संजय दत्त से पहले नाना पाटेकर को ऑफर किया गया था, पर जब उन्होंने ये रोल करने से मना किया तब संजय दत्त को ये रोल मिला था। नंबर 45, संजय रॉक म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। उनके फेवरेट बैंड्स हैं ब्लैक सीबथ, पिंक फ्लॉयड और गन्स एंड रोजेस। जब 2012 में गन्स एंड रोजेस का मुंबई में कॉन्सर्ट हुआ था तो संजय दत्त ने अपनी पर्सनल वैनिटी बैंड के लिए भेजी थी। नंबर 46, फिर 2013 में वो टाइम आया जब कोर्ट ने संजय के केस में अपना डिसीजन सुनाया और उन्हें 5 साल की सजा हुई। अपने 20 साल की प्रोसीडिंग के दौरान संजय 1.5 साल की जेल की सजा काट चुके थे तो उन्हें 5 साल की सजा के बजाय सिर्फ 3.5 साल की सजा काटनी थी। जेल जाने के बाद भी ये देखा गया कि वो कई बार जेल से बाहर पैरोल पर आ रहे थे तो इस बात पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि संजय 5 साल की सजा में पूरे 6 महीने जेल से बाहर रहे हैं। नंबर 47, पेपर बैग्स बनाने के अलावा संजय को और एक ड्यूटी दी गई थी जहां संजय जेल के रेडियो के लिए आरजे बने हुए थे। उस वक्त ज्यादा कैदियों से संजय दत्त को मिलने दिया नहीं जाता था इसलिए वो आरजे बनकर बाकी कैदियों के साथ कनेक्ट रहते थे और सबको अपनी लाइफ की स्टोरीज बताते थे कि कैसे ड्रग्स के चक्कर में क्राइम और क्राइम के चक्कर में उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। नंबर 48, 26 फरवरी 2016 वो दिन बना जब संजय दत्त को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें अपने अच्छे बिहेवियर के लिए 60 दिन पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने जेल के बाहर लगे तिरंगे को सैल्यूट किया और इंटरव्यू में भी कहा कि जेल ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है और अब मैं डिसिप्लिन से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक आजाद जिंदगी की वैल्यू पता चल चुकी है। नंबर 49, 2017 की फिल्म भूमि संजय दत्त की पहली फिल्म थी जो उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद की थी। फिल्म की रिलीज डेट 29 जुलाई डिसाइड की थी पर संजय ये फिल्म अपनी डॉटर को डेडिकेट करना चाहते थे तो संजय दत्त ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म को त्रिशला के बर्थडे के दिन 12 अगस्त को रिलीज किया जाए और ऐसा संजय ने इसलिए किया क्योंकि 12 अगस्त को उनकी बेटी त्रिशला का बर्थडे था। नंबर 50, फिल्म संजू के लिए उनके फादर का रोल परेश रावल को दिया गया पर संजय दत्त ये रोल खुद ही करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनके फादर से वो सबसे ज्यादा क्लोज थे, इसके लिए उन्हें सुनील दत्त की एक्टिंग करना आसान होगा। पर राजू ईरानी ने संजय दत्त के सजेशन को डिक्लाइन कर दिया। फिर इस रोल के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया पर दंगल के बाद वो और एक एज मैन का कैरेक्टर नहीं करना चाहते थे तो इस रोल के लिए फाइनली परेश रावल को साइन किया गया। तो चलिए, दिस इज रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कॉमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज और सच्ची बायोग्राफीज के लिए चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।